Hello students, welcome to the Spandan Academy, class 8th, subject science. We are reading chapter 11, force and pressure, part 3. इन सभी उदाहरणों में वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण घर्षण बल है। फर्श तथा गेंद की सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल ही गतिशील गेंद को विरामावस्था में लाता है। इसी प्रकार पानी तथा नाव की सतहों के बीच घर्षण खीना बंद करने पर नाव को रोक देता है। The force of friction always acts on all the moving objects and its direction is always opposite to the direction of motion. घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है और इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है। क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए यह भी संपर्क बल का एक उदाहरण है। You may be wondering whether it is essential for the agent applying a force on an object to be always in contact with it. Let us find out. आप यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि क्या यह आवश्यक है कि किसी वस्तु पर बल लगने वाला बल सदैव संपर्क बल ही हो। आइए पता लगाएं। 11.7 नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज मीन्स असंपर्क बल। अब ये कौन कौन से होते हैं, चलिए पढ़ते हैं। मैग्नेटिक फोर्स मीन्स चुंबकीय बल। इसे हम एक एक्टिविटी के द्वारा समझते हैं। एक्टिविटी 11.6 छड़ चुंबकों का एक युग्म लीजिए, जैसे कि डायग्राम 11.10 में दिखाया गया है। एक चुंबक को 3 गोल पेंसिलों या लकड़ी के बेलनों पर रखिए। अब दूसरे चुंबक के एक सिरे को बेलनों पर रखें, चुंबक के सिरे के समीप लाइए। ध्यान रखिए कि दोनों चुंबक एक दूसरे को स्पर्श ना करें। देखिए क्या होता है। अब चुंबक के दूसरे सिरे को बेलनों पर रखे चुंबक के उसी सिरे के समीप लाइए। प्रत्येक बार नोट कीजिए कि क्या होता है जब दूसरे चुंबक को बेलनों पर रखे चुंबक के समीप लाया जाता है। हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, जैसे ऊपर में जो डायग्राम दिया गया है उसमें पेंसिल वाली चुंबक के रेड पार्ट के पास में दूसरी चुंबक का रेड पार्ट लाया जा रहा है। एंड जो नीचे डायग्राम दिया गया है उसमें पेंसिल वाली चुंबक के ब्लू पार्ट के पास दूसरी चुंबक का रेड पार्ट लाया जा रहा है, तो ये उसको आकर्षित कर रहा है। जबकि दूसरे डायग्राम में रेड की साइड रेड पार्ट लाया जा रहा था तो वो उसे दूर भेज रहा था, मीन्स वह उसकी ओर आकर्षित नहीं हो रहा था। Does the magnet on the rollers begin to move when the other magnet is brought near it? Does it always move in the direction of the approaching magnet? What do these observations suggest? Does it mean that some force must be acting between the two magnets? क्या बेलनों पर रखा चुंबक दूसरे चुंबक को समीप लाने पर गति करने लगता है? क्या यह सदैव समीप आने वाले चुंबक की दिशा में गति करता है? ये परीक्षण क्या सुझाते हैं? क्या इसका अर्थ यह है कि चुंबकों के बीच कोई बल अवश्य ही कार्य कर रहा है? You have learned in class 6 that like poles of two magnets repel each other and unlike poles attract each other. Attraction or repulsion between objects can also be seen as another form of pull or push. Do you have to bring the magnets in contact for observing the force between them? A magnet can exert a force on another magnet without being in contact with it. The force exerted by a magnet is an example of a non-contact force. दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दो वस्तुओं के बीच आकर्षण तथा अथवा प्रतिकर्षण को भी खींचने या धक्का देने के रूप में देखा जा सकता है। क्या चुंबकों के बीच लगने वाले बल को देखने के लिए आपको इन्हें संपर्क में लाना पड़ता है? एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क में आए ही बल लगा सकता है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल असंपर्क बल का एक उदाहरण है।
Similarly, the force exerted by a magnet on a piece of iron is also a non-contact force. इसी प्रकार चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल भी असंपर्क बल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीन्स स्थिर वैद्युत बल। एक्टिविटी 11.7 प्लास्टिक का एक स्ट्रॉ लीजिए और इसको लगभग 2 बराबर भागों में काट लीजिए। धागे की सहायता से एक टुकड़े को किसी मेज के किनारे से लटकाइए, जैसे कि हम डायग्राम 11.11 में देख सकते हैं। अब स्ट्रॉ के दूसरे टुकड़े को अपने हाथ में पकड़िए और इसके स्वतंत्र सिरे को कागज की एक शीट से रगड़िए। स्ट्रॉ के रगड़े हुए सिरे को लटके हुए स्ट्रॉ के समीप लाइए। सुनिश्चित कीजिए कि दोनों टुकड़े एक दूसरे को स्पर्श ना करें। आप क्या देखते हैं? अब लटके हुए स्ट्रॉ के स्वतंत्र सिरे को कागज की शीट से रगड़िए। फिर से दूसरे स्ट्रॉ के टुकड़े को, जिसे पहले ही कागज की शीट से रगड़ा जा चुका है, लटके हुए स्ट्रॉ के स्वतंत्र सिरे के समीप लाइए। अब आप क्या देखते हैं? A straw is said to have acquired electrostatic charge after it has been rubbed with a sheet of paper. Such a straw is an example of a charged body. कागज की शीट से रगड़ा जाने पर स्ट्रॉ स्थिर वैद्युत आवेश उपार्जित कर लेता है। ऐसा स्ट्रॉ आवेशित वस्तु का एक उदाहरण है। The force exerted by a charged body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force. This force comes into play even when the bodies are not in contact. The electrostatic force, therefore, is another example of a non-contact force. You will learn more about electric charges in chapter 15. एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। वस्तुओं के संपर्क में न होने पर भी यह बल कार्य करता है, इसलिए स्थिर वैद्युत बल असंपर्क बल का एक अन्य उदाहरण है। ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स गुरुत्वाकर्षण बल। You know that a coin or a pen falls to the ground when it slips off your hand. The leaves or fruits also fall to the ground when they get detached from the plant. Have you ever wondered why it is so? आप जानते हैं कि यदि कोई सिक्का या पेन आपके हाथ से छूट जाए तो यह धरती की ओर गिरता है। पेड़ से अलग होने के पश्चात पत्तियां या फल भी धरती की ओर ही गिरते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? When the coin is held in your hand, it is at rest. As soon as it is released, it begins to move downwards. It is clear that the state of motion of the coin undergoes a change. Can this happen without a force acting on it? Which is this force? जब सिक्का आपके हाथ में पकड़ा हुआ है तो यह विराम अवस्था में है। जैसे ही इसको छोड़ा जाता है यह नीचे की ओर गिरना प्रारंभ हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि सिक्के की गति की अवस्था में परिवर्तन होता है। क्या इस पर बिना बल लगे ऐसा हो सकता है? यह बल कौन सा है? Objects or things fall towards the earth because it pulls them. This force is called the force of gravity or just gravity. This is an attractive force. The force of gravity acts on all objects. The force of gravity acts on all of us all the time without our being aware of it. Water begins to flow towards the ground as soon as we open a tap. Water in reverse flows downwards due to the force of gravity. वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती हैं क्योंकि यह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। इस बल को गुरुत्व बल या केवल गुरुत्व कहते हैं। यह एक आकर्षण बल है। गुरुत्व बल प्रत्येक वस्तु पर लगता है। गुरुत्व बल हम सभी पर हर समय बगैर हमारी जानकारी के लगता रहता है।
जैसे ही हम कोई नल खोलते हैं पानी धरती की ओर बहने लगता है। गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है। Gravity is not a property of the earth alone. In fact, every object in the universe, whether small or large, exerts a force on every other object. This force is known as the gravitational force. गुरुत्व केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं है। वास्तव में विश्व में सभी वस्तुएं, चाहे वे छोटी हों या बड़ी हों, एक दूसरे के ऊपर बल लगाती हैं। यह गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। 11.8 Pressure means दाब। You have learnt in class 7th that strong winds during a storm or a cyclone can blow away even the rooftops. You also learnt that winds and cyclones are caused by the differences in air pressure. Is there any relation between pressure and force? Let us find out. आपने कक्षा 7 में पढ़ा है कि तूफान या चक्रवात के समय प्रबल पवन घर की छतों को भी उड़ा ले जाती है। आपने यह भी सीखा है कि पवन तथा चक्रवात वायु दाब के अंतर के कारण बनते हैं। क्या दाब तथा बल में कोई संबंध है? आइए पता लगाएं। Try to push a nail into a wooden plank by its head. Did you succeed? Try now to push the nail by the pointed end. Could you do it this time? किसी लकड़ी के तख्ते में एक कील को इसके सिरे से ठोकने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप सफल हो पाते हैं? अब कील को नुकीले सिरे से ठोकने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप इस बार इसे ठोक पाते हैं? जैसे कि हम डायग्राम 11.12 में देख सकते हैं, इसमें जो नीचे की साइड है वह कील है, ऊपर में ये हैमर दिया है। Try cutting vegetables with a blunt and a sharp knife. Which is easier? सब्जियों को किसी कुंठित तथा एक तीखे चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। किसमें आसानी है? Do you get the feeling that the area over which the force is applied, for example, the pointed end of the nail, plays a role in making these tasks easier? The force acting on a unit area of a surface is called pressure. क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस क्षेत्रफल पर बल लगाया जाता है, जैसे कील के नुकीले सिरों पर, वह इन कार्यों को आसान बनाने में एक भूमिका निभाता है? किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। मीन्स दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है। At this stage, we consider only those forces which act perpendicular to the surface on which the pressure is to be computed. यहाँ पर हम केवल उन बलों पर विचार करते हैं जो उस पृष्ठ के लंबवत हैं जिस पर दाब ज्ञात करना है। Note that the area is in the denominator in the above expression. So the smaller the area, larger the pressure on a surface for the same force. The area of the pointed end of the nail is much smaller than that of its head. The same force therefore produces a pressure sufficient to push the pointed end of the nail into the wooden plank. ध्यान दीजिए कि उपरोक्त व्यंजक में क्षेत्रफल हर में है। यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा। कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल इसके शीर्ष की अपेक्षा बहुत कम है, इसलिए वही बल कील के नुकीले सिरे को लकड़ी के तख्ते में ठोकने के लिए पर्याप्त दाब उत्पन्न कर देता है। Can you explain now why shoulder bags are provided with broad straps and not thin strap, and why the tools meant for cutting and punching always have sharp edges? क्या अब आप बता सकते हैं कि कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है? इन थैलों में बारीक पट्टी क्यों नहीं लगाई जाती? और काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों होते हैं? I now understand why
porters place on their heads a round piece of cloth when they have to carry heavy load. By this, they increase the area of contact of the load with their head, so the pressure on their head is reduced and they find it easier to carry the load. अब मेरी समझ में आया कि कुलियों को जब भारी बोझ उठाना होता है तो वे अपने सिर पर एक कपड़े को गोल लपेट कर क्यों रखते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं। इस प्रकार वे अपने शरीर से बोझ के संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, अतः उनके शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाता है और वे बोझ को आसानी से उठा सकते हैं। हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, इसमें ये कुली है, इसने ऊपर बैग को उठाया हुआ है। Do liquids and gases also exert pressure? Does it also depend on the area on which the force acts? Let us find out. क्या द्रवों तथा गैसों द्वारा भी दाब लगता है? क्या यह भी उस क्षेत्रफल पर निर्भर करता है जिस पर बल कार्य करता है? आइए ज्ञात करें। 11.9 प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस। द्रवों तथा गैसों द्वारा लगाया गया दाब। आइए इसे हम एक्टिविटी द्वारा समझते हैं। एक्टिविटी 11.8। देखिए इसमें आपको क्या करना है। इस डायग्राम में 11.14 में जो हम देख रहे हैं कुछ इस तरह से इसका सिस्टम बनाना है। इसमें क्या करना है, पारदर्शी कांच की एक नली अथवा प्लास्टिक का पाइप लेना है। अब इस नली या पाइप की लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर तथा इसका व्यास 5 से 7.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक अच्छी पतली रबड़ की शीट भी लीजिए। आप गुब्बारे की रबड़ का प्रयोग भी कर सकते हैं। पाइप के एक सिरे पर रबड़ की शीट को तानकर बांध दीजिए। पाइप को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखते हुए बीच में से पकड़िए, जैसे कि हम डायग्राम में देख रहे हैं। अपने किसी मित्र से पाइप में कुछ पानी डालने के लिए कहिए। क्या रबड़ की शीट बाहर की ओर फूल जाती है? पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई भी नोट कीजिए। पाइप में कुछ और पानी डालिए। रबड़ शीट के फुलाव तथा पानी में स्तंभ की ऊंचाई को पुनः नोट कीजिए। इस प्रोसेस को कुछ बार और दोहराइए। क्या आप रबड़ शीट के फुलाव तथा पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई में कुछ संबंध देख पाते हैं? चलिए अब हम एक्टिविटी 11.9 करते हैं। इसका डायग्राम हम 11.15 डायग्राम में देख सकते हैं। इसमें क्या करना है, अब इसमें प्लास्टिक की एक बोतल लीजिए। आप पानी या कुछ सॉफ्ट ड्रिंक को भी यूज में ले सकते हैं। Then the weight of the air in this cylinder is the atmospheric pressure. हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर वायु है। वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। हम जानते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यदि हम इस एक इकाई क्षेत्रफल की कल्पना करें और इसके ऊपर वायु से भरा एक लंबा बेलन खड़ा हुआ माने, तब इस बेलन में वायु का भार वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, जिसे हम डायग्राम 11.17 में देख सकते हैं। चलिए अब हम एक्टिविटी 11.9 करते हैं। इसका डायग्राम हम 11.15 डायग्राम में देख सकते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें प्लास्टिक की एक बोतल लेना है। आप पानी या सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल भी यूज कर सकते हैं। बोतल के पैंदे के पास कुछ सेंटीमीटर लंबी कांच की एक बेलनाकार नली लगाइए। ऐसा करने के लिए कांच की नली के एक सिरे को थोड़ा सा गर्म कीजिए और फिर जल्दी से बोतल के पैंदे के समीप उसे लगा दीजिए। सुनिश्चित कीजिए कि जोड़ के पास से पानी ना रिसे।
यदि पानी रिसता है तो इसको पिघले मोम से अच्छी प्रकार बंद कीजिए। कांच की नली के मुंह को एक पतली रबड़ की शीट से बंद कर दीजिए। अब बोतल को पानी से आधा भरिए। आप क्या देखते हैं? इस बार कांच की नली के मुंह पर लगाई गई रबड़ की शीट क्यों फूल जाती है? बोतल में कुछ पानी और डालिए। क्या रबड़ की शीट के फुलाव में कुछ अंतर आता है? ध्यान दीजिए कि रबड़ की शीट को बर्तन के नीचे नहीं बल्कि पार्श्व में दीवार में लगाया गया है। क्या इस स्थिति में रबड़ शीट का फूलना यह दर्शाता है कि पानी बर्तन की दीवारों पर भी दाब लगाता है? आइए इसकी और अधिक छानबीन करें। एक्टिविटी 11.10। अब इस एक्टिविटी में क्या करना है? देखिए, इसका डायग्राम 11.16 डायग्राम में हम देख सकते हैं। इसमें प्लास्टिक की एक खाली बोतल अथवा एक बेलनाकार बर्तन लीजिए। आप टॉल्कम पाउडर का खाली डिब्बा या सॉफ्ट ड्रिंक की प्लास्टिक की बोतल का उपयोग भी कर सकते हैं। बोतल के पैंदे के पास चारों दिशाओं में 4 सुराख कीजिए। ध्यान दीजिए कि जो छिद्र आपने किए हैं पैंदे से समान ऊंचाई पर हों। जैसे कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें समान ऊंचाई पर छिद्र किए गए हैं। अब बोतल को पानी से भरिए। अब आप क्या देखते हैं? क्या छिद्रों से निकलता पानी बोतल से बराबर की दूरी पर गिरता है? यह क्या दर्शाता है? क्या अब आप कह सकते हैं कि द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब डालते हैं? Do gases also exert pressure? Do they also exert pressure on the walls of their containers? Let us find out. क्या गैसें भी दाब डालती हैं? क्या वे भी जिस बर्तन में रखी जाती हैं उसकी दीवारों पर दाब डालती हैं? आइए ज्ञात करें। I have seen fountains of water coming out of the leaking joints or holes in pipes supplying water. Is it not due to the pressure exerted by water on the walls of the pipes? जल संभरण के लिए यूज किए जाने वाले पाइपों के लीक करते हुए जोड़ों या छिद्रों से मैंने पानी के फव्वारों को बाहर आते देखा है। क्या यह पानी द्वारा पाइप की दीवारों पर लगाए जाने वाले दाब के कारण नहीं है? हाँ, ये बिल्कुल पानी द्वारा पाइपों पर लगाए जाने वाले दाब के कारण ही होता है। When you inflate a balloon, why do you have to close its mouth? What happens when you open the mouth of an inflated balloon? Suppose you have a balloon which has holes. Would you be able to inflate it? If not, why? Can you say that air exerts pressure in all directions? जब आप किसी गुब्बारे को फुलाते हैं तो उसके मुंह को क्यों बंद करना पड़ता है? यदि किसी फुलाए हुए गुब्बारे के मुंह को खोल दें तो क्या होता है? मान लीजिए आपके पास एक ऐसा गुब्बारा है जिसमें छेद है। क्या आप इसे फुला पाएंगे? यदि नहीं तो क्यों नहीं? क्या हम कह सकते हैं कि वायु प्रत्येक दिशा में दाब लगाती है? Do you recall what happens to the air in the bicycle tube when it has a puncture? Do these observations suggest that air exerts pressure on the inner walls of an inflated balloon or a tube? So we find that gases too exert pressure on the walls of their container. याद कीजिए कि यदि साइकिल की ट्यूब में पंक्चर हो तो इसके अंदर की हवा का क्या होता है? वह बाहर निकल जाती है। क्या ये प्रेक्षण दर्शाते हैं कि वायु किसी फुलाए हुए गुब्बारे या साइकिल की ट्यूब की अंदर की दीवारों पर दाब डालती है? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गैसें जिस बर्तन में रखी जाती हैं उसकी दीवारों पर दाब डालती हैं। 11.10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स वायुमंडलीय दाब। You know that there is air all around us. This envelope of air is known as the atmosphere. The atmospheric air extends up to many kilometers above the surface of the earth. The pressure exerted by this air is known as atmospheric pressure.
We know that pressure is force per unit area. If we imagine a unit area and a very long cylinder standing on it filled with air. Activity 11.11 एक अच्छी रबड़ का एक चूसक लीजिए। यह रबड़ के एक छोटे प्याले की भांति दिखाई देता है, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। इसको किसी समतल चिकने पृष्ठ पर जोर से दबाइए। क्या यह पृष्ठ से चिपक जाता है? इसको खींचकर पृष्ठ से उठाने का प्रयास कीजिए। क्या आप सफल हो पाते हैं? When you press the sucker, most of the air between its cup and the surface escapes out. The sucker sticks to the surface because the pressure of atmosphere acts on it. To pull the sucker off the surface, the applied force should be large enough to overcome the atmospheric pressure. This activity might give you an idea about the magnitude of atmospheric pressure. In fact, it would not be possible for any human being to pull the sucker off the surface if there were no air at all between the sucker and the surface. Does it give you an idea how large the atmospheric pressure is? जब आप चूसक को दबाते हैं तो कप तथा पृष्ठ के बीच की अधिकांश वायु बाहर निकल जाती है। चूसक पर वायुमंडलीय दाब लगता है, इसलिए यह पृष्ठ के साथ चिपक जाता है। चूसक को पृष्ठ से खींचकर अलग करने के लिए लगाया गया बल इतना अधिक होना चाहिए कि यह वायुमंडलीय दाब पर पार पा सके। इस क्रियाकलाप से संभवतः आपको वायुमंडलीय दाब के परिमाण का अनुमान लग गया होगा। वास्तव में यदि चूसक तथा पृष्ठ के बीच में से समस्त वायु को निकाल दिया जाए तो किसी भी मनुष्य के लिए चूसक पृष्ठ से खींचकर अलग करना संभव नहीं होगा। क्या इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब कितना अधिक होता है? If the area of my head were 10 centimeter into 10 centimeter, how much weight of air would I be carry on my head? यदि मेरे सिर का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर हो तो मैं अपने सिर पर वायु का कितना भार वहन कर रहा हूँ? The weight of air in a column of the height of the atmosphere and area 10 centimeter into 10 centimeter is as large as 1000 kilogram. The reason we are not crushed under this weight is that the pressure inside our bodies is also equal to the atmospheric pressure and cancels the pressure from outside. एक 10 गुणा 10 क्षेत्रफल तथा वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई के स्तंभ में वायु का भार लगभग 1000 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड के भार के बराबर होता है। इसे हम डायग्राम 11.19 में देख रहे हैं, जो कि नीचे साइड दिया है। इस भार के नीचे हम दबकर पिचक क्यों नहीं जाते? इसका कारण है कि हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर है और यह बाहर के दाब को निरस्त कर देता है। डिड यू नो? क्या आप जानते हैं? ओटो वॉन ज्यूरिक, a German scientist of 17th century, invented a pump to extract air out of the vessel. With the help of this pump, he demonstrated dramatically the force of the air pressure. He joined two metallic hemispheres of 51 centimeter diameter each and pumped air out of them. Then he employed 8 horses on each hemisphere to pull them apart. So great is the force of air pressure that the hemispheres could not be pulled apart. 17वीं शताब्दी में जर्मनी के एक वैज्ञानिक ओटो वॉन गैरिक ने बर्तनों से वायु बाहर निकालने के लिए
एक पंप का आविष्कार किया। इस पंप की सहायता से उन्होंने नाटकीय ढंग से वायु दाब के बल का प्रदर्शन किया। उन्होंने धातु के 2 खोखले अर्धगोले लिए जिनमें प्रत्येक का व्यास 51 सेंटीमीटर था। इन गोलों को एक साथ जोड़कर उनके बीच की वायु निकाल दी। तब प्रत्येक अर्धगोले पर 8 घोड़े विपरीत दिशा में खींचकर अलग करने के लिए लगाए, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। वायु दाब का बल इतना अधिक था कि इतने घोड़े भी अर्धगोलों को अलग नहीं कर पाए। डायग्राम 11.20 हॉर्सेस पुलिंग द हेमिस्फीयर्स मीन्स अर्धगोलों को खींचते हुए घोड़े, जो हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। इस प्रकार हमारा यह चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।